में डिस्कस की। तो हमने बताया था कि जो सामने का हिस्सा है उसमें एक बीचों बीच हिस्सा है और बीचों बीच हिस्सा जो है वह काले रंग का है। Yes, sir. सबको याद है? Yes, sir. और इस भाग को कहा जाता है Right. कोराइड हो जाता है। Yes, sir. इसे कोराइड कहते हैं, हिंदी में रक्तक पटल भी कहते हैं। और ये जो कोराइड वाला हिस्सा है, मैंने कहा था ये हिस्सा बेटा पारदर्शी है और दूसरा कहा था कि ये काले रंग का इसलिए है क्योंकि काला वस्तु प्रकाश की अच्छी अवशोषक होती है। Yes, sir. दूसरी बात कहा था कि बेटा जितना भी वस्तु से प्रकाश की किरण इस वाले पोर्शन पर पड़ता है और वही वाला भाग ही दिखाई देता है। Yes, sir. दूसरा कोई भाग दिखाई नहीं है। इतनी बात हुई। Yes, sir. दूसरी कोई डाउट? No, sir. दूसरा था इस काले वाले भाग के परितल यानी इसके पेरिफेरल एक सफेद भाग होता है। Yes, sir. जिस भाग को मैंने कहा था स्क्लेरोटिक कहते हैं। Yes, sir. और ये जो भाग है ये कहा था मैंने अपारदर्शी होता है। और आप जानते हो कि सफेद वस्तु प्रकाश की बड़ी अच्छी परावर्तन होती है। Yes, sir. किसी भी वस्तु से जो किरणें स्क्लेरोटिक पर पड़ती हैं वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में लग जाती है। Yes, sir. और उस भाग का कोई भी प्रतिबिंब नेत्र द्वारा नहीं बनता। इसलिए हमें नहीं दिखता। जैसे हम इधर देख रहे हैं तो सामने का ये ऑब्जेक्ट से किरण मेरे आँख के कोराइड में पड़ रहा है और इधर बैठे हुए हैं शशि, इधर दरवाजा है, उधर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो उनसे जो किरण आ रही है वो मेरे इस स्क्लेरोटिक पार्ट से टकरा के जब मैंने इसे आप घुमा दिया तो अब जो सामने पड़ने लगा तो अब आप दिखने लगे, इधर वाला गायब हो गया। Yes, sir. और ऐसा ही आपके साथ होता है। Yes, sir. ये पोर्शन अब कोई डाउट है? No, sir. अब हम लोग इसको तो जान गए, अब इसके अंदर चलते हैं। अब आप चित्र देखें, अपना चित्र आपके पास है, अब मैं बनाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा। Yes, sir. तो ऐसा नहीं करते हैं बल्कि उसी से काम चला लेते हैं। तो आप देखिएगा, जो नहीं आएगा बताएगा, मैं बना के बताऊंगा। अब आप देखिए तो ये जो काला वाला आपका हिस्सा है जिसे आपने कोराइड कहा है, Yes. अब उस पर देखिए पतली सी झिल्ली दिख रही होगी आपको। Yes, sir. जिस झिल्ली का नाम रखा गया है कार्निया। क्या नाम है बेटा? कार्निया। और वो पतली झिल्ली पारदर्शी है Yes. और वो आँख की सुरक्षा के लिए है। Yes. यानी इसका वर्क आई को प्रोटेक्ट करना है। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब भी कोई आँख डोनेट होती है तो और कुछ डोनेट नहीं होता, कार्निया ही डोनेट होता है। Yes, sir. यानी कि आप समझ गए, सबसे कीमती और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कार्निया। अगर ये कार्निया फट गई आप ब्लाइंड हो गए, खत्म। Yes, sir. आगे आपको समझ में? Yes, sir. तो ये कार्निया होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। अब आप देखिए उस कार्निया के नीचे और नेत्र लेंस के बीच में एक पानी जैसा द्रव है जिसका नाम है नेत्रोद। देखिए लिखा होगा उसमें Yes, sir. नेत्रोद। Yes, sir. अब ये नेत्रोद पानी जैसा तरल द्रव है और इसका अपवर्तनांक होता है 1.34। कितना? 1.34. 1.34। आया बात समझ में? Yes, sir. 1.34 यानी इसका इतना अपवर्तनांक है। और इसी भाग से सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब ये नेत्रोद के ठीक नीचे देखिएगा उत्तल लेंस होगा।
उसी के ठीक नीचे ये उत्तर लेंस बना है जिसका नाम आई लेंस रखा गया है। Yes, sir. दिख रहा है ना चित्र में? Yes, sir. अब नेत्रोद कार्निया और लेंस के बीच में है और यहाँ ये रहकर तीन काम कर रही है। कितने काम? तीन काम। पहला, नेत्र लेंस को साफ रखती है। जैसे हम लोग को चश्मा देखना होता है तो पहले पोंछना पड़ता है। Yes, sir. आपको भी कभी पोंछना पड़ा? No, sir. साफ नहीं देख रहा है, बुरी डाल के हिला देता है, ऐसा होता है क्या? No, sir. तो बेटा ये पहला काम करता है कि नेत्र लेंस को एकदम साफ क्लियर रखता है। दूसरा, आप देखेंगे तो इससे लगी कि दोनों साइड में सिलेरी मांसपेशी है। Yes, sir. उस सिलेरी मांसपेशी को ये नरम और मुलायम बना के रखता है ताकि उसकी इलास्टिक पावर यानी कि उसकी प्रत्यास्थता की सीमा बनी रहे। अभी एडजस्टिंग पावर में बताऊंगा उसको। तो ये दूसरा वर्क करती है कि ये उसको नरम और मुलायम बना के रखती है, यानी कि लुब्रिकेशन का काम करती है। Yes, और sir. तीसरा काम प्रोटेक्शन का है, यानी सुरक्षा का। अगर आँख के ऊपर कोई चीज अचानक धूल गर्दा आ जाए तो पानी जैसा द्रव होने से अंदर धंस जाती है। Yes. और आपने देखो अगर पानी पर डंडा मारो तो लहर बन के निकल जाती है। Yes, sir. और इस तरह आई प्रोटेक्ट हो जाती है, मतलब सुरक्षित। आगे बात समझ में? Yes, sir. क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. तो बताओ ये नेत्रोद क्या काम कर रहा है? तीन। आई लेंस को साफ रखता है, सिलेरी मांसपेशी को लुब्रिकेट करके रखता है, Yes, sir. और आपको प्रोटेक्ट करता है। ये तीन वर्क करता है। और अगर ये भूल भी जाना तो एक काम और भूल सकते हो इसमें, क्या कि आपको जब इधर उधर देखना होता है तो आपको आई लेंस घुमाना पड़ता है। Yes, sir. घुमाते समय कार्निया और लेंस में घर्षण न हो जाए, Yes, sir. इसलिए वो उसे घर्षण से बचाता है। जैसे आप तेल ग्रीस क्यों डालते हैं? ताकि घर्षण कम हो सके। Yes, sir. तो इसी से ये कार्निया को प्रोटेक्ट कर देता है। कार्निया आँख को इधर घुमाए उधर घुमाए, बड़ी तेजी से घुमाते हैं। Yes, sir. अभी आपको उधर देखना फट से घुमा लिए, इधर देखना है फट से घुमा लिए। अभी आपको देखना है कि तराना टिफिन में क्या क्या लेके आई है, तो इधर घुमा के देख लेकर टिफिन इतनी रिच कैसे है, यू नो लाइक दैट। Yes. तो आप जो इधर उधर आंख मारते रहते हो, कभी इधर मार लिया उधर मार लिया, कुछ और अच्छी चीज दी गई तो गले लड़ा दिया, होता है कि नहीं? तो ये लेंस रोटेट करता है। बात समझ में आ रही है? Yes. रोटेट करेगा तो घर्षण को, तो उस घर्षण से प्रोटेक्ट करते हैं। अब ध्यान दे सकती हैं? Yes, sir. माथे भी छिपा के रखना, तब वो देखो चश्मा लगा के रखिए, फिर ला है क्या? अच्छा चलिए, अब बात समझ रहे हो ना? मैं आपको लेकिन इशू पर कर रहा हूँ कि हमें ऐसा क्यों उदाहरण दिया जाता है। Yes, sir. अभी तुम्हारे बगल से कुछ हो जाए, तखट से आप घुमाओगे, इधर से साउंड आए, वैसे जानते हो ना, पूरे पृथ्वी पर जितने जीव हैं ना, उनके संवेदन की व्यवस्था 5 तरह से है। किसी का एक संवेदी अंग सक्रिय है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, तो 5 में आप Yes, sir. सबसे श्रेष्ठ। पांचों स्पर्शेंद्रियां, आप पांचों के पांचों जो आपकी इंद्रियां हैं वो आपको कल मिली हुई है। बाकी आपसे जो नीचे हैं, किसी का 4 सक्रिय है, किसी का 3 सक्रिय है, किसी का 2 सक्रिय है, किसी का 1 सक्रिय है। यानी कि अब इस पर कभी ये सब चर्चाएं जो है ना, ये सब सेमिनार में बोलने वाली चीजें हैं, बट यहाँ आगे थोड़ी सी बातें इंडिकेट कर दिया, क्योंकि आपका विजन जब तक बड़ा नहीं रखोगे, जानते हो ना, जैसे कि एक लकड़हारे को आप कह दो कि भैया ये 50 पेड़ है, काट डालो, तो देखिए वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, लेकिन वो वर्क काटने पर नहीं करेगा, वो वर्क करेगा अपने हथियार
है ना। Yes, तो sir. पहले वो हथियार को शार्प बनाएगा और जब भी उसको लगेगा कि अब बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो वो काम बंद करके तो वैसे ही ब्रेन से पढ़ना है। तो ब्रेन को अच्छी खुराक, ब्रेन को कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा, अच्छे थॉट से, पांचों इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, कितना ज़्यादा काम पे लगाए, यही काम तो सेमिनार कराती है और यही काम कराता है आपका संघर्ष। जैसे मैंने कहा था ना एक बार कि मित्रता अवगुण देख के लोग करते हैं और शादी विवाह गुण देख के। तो आपने कैसा अपना सराउंडिंग चुना है, पांचों इंद्रियों को जनरेट करने वाला किसी एक को, तो आपने जैसा मित्र मंडली चुना है ना उसी अनुसार आपका ब्रेन डेवलप होता है। अगर ब्रेन सही दिशा में जा रहा है तो सारी संकल्पनाएं कंट्रोल में रहेंगी और आपका फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है, ब्रेन एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, तो आप ब्रेन ही से पढ़ना, ब्रेन ही एक्सप्लोर नहीं हो तो वो काम नहीं करेगा आपके लिए। इसको हमेशा ध्यान में रखिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप मेरा नेत्र लेंस पे आइए। अब नेत्रों के ठीक नीचे नेत्र लेंस है जो आई लेंस है, लेकिन इसी लेंस में देखना एक और रचना है जिसे हम लोग पुपिल कहते हैं। पुपिल, आप हिंदी में क्या बोलते हो मुझे दिमाग में नहीं आता है। पुपिल तारा बोलते हो। और तारा क्या होता है, आप आगे देख लेना जाके, आप आंख को शीशा के सामने रखो और आंख में जो चमकता हुआ हिस्सा दिख रहा है वही पुपिल है। और वो पुपिल जानते हो क्या करता है, वो लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार उसको चौड़ा या सिकुड़ता है। देखना अगर डिम लाइट होने लगेगी तो लगेगा उसको चौड़ा करने, और लाइट ज्यादा हो जाए तो सिकुड़ने लगे, बंद कर देगा, आई रेज को जाने से रोक देगा। और उसी पर जब ज्यादा लोड पड़ती है तो लोड पड़ने पर तुमको आंख में दर्द होता है और उसको पीड़ा हो रही है, ये वो आंसू निकाल के तुमको बताता है कि भैया मेरे पर लोड कम कर दो। दिमाग काम कर रहा है। तो ये उसका इंटेंसिटी यानी वो लाइट को इंटेंसिटी के प्रति सेंसर है उसमें। थोड़ी मैंने क्या बात, क्वेश्चन कंप्लीशन में तुम्हें काम आने वाला है। लाइट का सेंसर है वो, इंटेंसिटी बढ़ेगी सिकुड़ जाएगा यानी रिवर्स व्यवहार करेगा। इंटेंसिटी कम होगी, जैसे कभी अंधेरे में बैठो देखने की कोशिश करो तो अखियां चौड़ी होती चली जाए, अब प्रकाश की ओर देखो सूरज भगवान की ओर, तो वो कौन सेंसर करवा रहा है, वो भी करवा रहा है। आप समझ में आ गया, इतना तब क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब लेंस के दोनों तरफ देखना तो सिलियरी बैंड्स जो इसे आंख में कस के पकड़े हुए हैं, यानी सिलियरी मांसपेशी भी लेंस को अपनी जगह फिक्स रखती है और रखकर यही लेंस को आगे या पीछे कस करती है। अब बड़ी तेजी से ऑटोमेटिक की व्यवस्था है और जरूरत के अनुसार ये आगे ले जाती है, पीछे ले जाती है। अभी इस पर एकोमोडेशन में बात करेंगे लंबी, पहले अभी रचना में किया है। तो इतना ध्यान रखो कि यही इसको आगे और पीछे ले जाती है। इसी के लिए मैंने कहा था कि ये लुब्रिकेशन करेगा ताकि इलास्टिसिटी बनी रहे। अब इसको तकलीफ कब होती है, जब आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु रख के पढ़ते हो। जैसे कुछ लोग को सो के पढ़ने की आदत है, आपको कष्ट हो रहा है, कुछ लोग लेट के लिखते हैं, और जबकि आप देख लेना, आप वही आज ही जाके देखना, ये आपका बेंच जो है 1.5 फुट का है, आ रहा है समझ में? और ये 2.5 फुट का है। और जब आप इस पर बैठ जाओगे तो आपकी आई और आपकी किताब के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा और ये आंख की न्यूनतम दूरी है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब जब इससे कम करोगे या कमर तोड़ होगी, ये कम होगी,
तब आँख को इमेज बनाने के लिए बड़ी तेजी से वो पीछे खींच के ले जाएंगी। तो जब पीछे खींच ले जाएंगे तो एक ही दिशा में डाइवर्जन होने से मसल तनाव में आने लगती है, तो वही दर्द शुरू हो जाता है। राइट होगी आप? क्लियर? अब आगे, अब इसी नेत्र लेंस के पीछे देखना, तो परिधि एक काले रंग की झिल्ली है जिसका नाम रेटिना रखा गया है, जिसे प्रतिबिंब पटल कहा जाता है। और इस रेटिना और लेंस के बीच में देखना एक द्रव भरा हुआ है, जैसे काचार द्रव, और उसका भी अपवर्तनांक कितना है? 1.3444 नहीं, थोड़ा साफ करके देखो, 34 राइट? एक्यूरेट वैल्यू 1.336 होता है, तो 36 हो गया तो उसको उठा के 4 कर दीजिए। तो ये काचा द्रव है, इतना भी आपको कठिन तो नहीं लग रहा? और अब इस रेटिना पर 2 स्पॉट होता है, एक को कहते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट पीला पीला, और एक को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, नाम से क्लियर। जब इमेज येलो स्पॉट पे बनेगा तो एकदम साफ, और जब ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगा तो एकदम साफ हो जाएगा। मतलब समझ में आया? कुछ भी नहीं, बस समझ में आया। और इसी ब्लाइंड स्पॉट के पीछे देखना दृष्टि नाड़ियां हो जाती है ब्रेन, जो यहाँ आ रही को सूचित वो करता है। ओके, अब बताओ क्या दिक्कत है? अब फंक्शन बता दें कि कैसे आप काम करती है। देखो आपकी आँख कितनी कमाल की मशीन है, और देखो कैसे करती है। जैसे अभी आप लिख रहे हो तो अचानक नजदीक देखने लग रहे हो, और जब बोर्ड पे देख रहे हो तो दूर देख रहे हो, तो क्या आप फोन उठा कर रहे हो? अब देखो क्या होगा, जब हमारे नेत्र के सामने कोई भी वस्तु आती है तो नेत्र से आने वाली प्रकाश की किरण जो कोराइड वाले पार्ट पर पड़ती है, वो कार्निया से होकर नेत्रोद से होती हुई लेंस पर आपतित हो जाती है। अब ये डाउट नहीं ना कि कार्निया कहाँ है, नेत्रोद कहाँ है? सब क्लियर है ना? और अब ये अपवर्तित होने के पर से चढ़ा जाकर रेटिना पर मिल जाती है। अब इस रेटिना पर उसका हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इस प्रतिबिंब की सूचना दृष्टि नाड़ियों से भरी हो जाती है, उसे सीधा बना करके समझता है। सीधा। अब यहाँ एक बड़ी खास बात है, हालांकि उसकी जिक्र मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट बैठे हैं। जब ये इमेज सीधा बनाया जाता है तो आपके यहीं पर आटोकोनियल सेल होती है, और वही आपको संतुलित भी करती है ब्रेन को। नहीं तो अगर आपके आँख के सामने अचानक कोई चीज चमका दिया जाए या उल्टा सीधा कर दिया जाए तो देखिएगा आपको चक्कर आ जाएगा, और चक्करा कर गिर जाओ, तब आपको आटोकोनियल से बैलेंस नहीं कर पाते। इसीलिए आँख से ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि आँख ज़्यादा दिन आपके लिए सेवा करे तो आपको चकाचौंध की लाइट से बचना चाहिए, अदरवाइज आपको चक्कर आ जाएगा, आप गिर सकते हो, वॉमिटिंग हो सकती है। जैसे कि झूला झूलते समय आटोकोनियल सेल सबसे ज़्यादा नुकसान में जाती है, और जब वो बैलेंस नहीं कर पाती तो देखना वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी।
तो इसीलिए बेटा लाइट से किसी के आंख पर बार बार चमकाना नहीं, एक आध बार हो गया इंजॉय कर लिया दैट्स ठीक है, बार बार नहीं, तो उसकी आंख की रोशनी भी जा सकती है, वो इम्बैलेंस हो सकता है, राइट। इन चीजों से बचना चाहिए। क्लियर हो गया? फिलहाल तो हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हमको इतना ही बताना था। तो नाउ द इमेज विच आर फॉर्म हियर, जो यहाँ बनेगा वो उल्टा बनेगा और इसकी सूचना दृष्टि नाड़ियों से हो जाएगी और ब्रेन उसे सीधा यानी कि हम आपके ब्रेन पर उल्टा खड़े हैं और आप भी आपकी चेयर वगैरह को उल्टा है, आपका मुड़ी नीचे है, लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधा तो क्या कष्ट है? अब सही हो गया आपको? अब आइए बताता हूँ आँख की सामंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आईज। आँख की सामंजन क्षमता है आपको थोड़ा सा पहले पुराने प्रतिबिंब के बनने का दृष्टिकोण अपनाइए। जब वस्तु फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब उल्टा और अनंत का वास्तविक बनता है। जब यह 2f के बीच है तो 2f के पीछे, 2f पे है 2f पर, 2f के पीछे या 2f के बीच में अनंत पर फोकस। और आपने जब ये सब पढ़ा तो मैंने आपको दिखाया कि जब वस्तु लगातार अपनी स्थान बदलती है तो प्रतिबिंब भी अपना स्थान बदलता है। कैसे? मेमोरी ट्रिक दे चुका। जरा अपनी भी सोच के देखिए कि मेरी आंख तो वही है और आंख के पीछे रेटिना है, जैसा चित्र में बताया गया है। तो रेटिना भी फिक्स है और हम क्या महसूस कर रहे हैं कि हम नजदीक भी पढ़ रहे हैं तब वो दिख रहा है, दूर पढ़ रहे हैं तब वो दिख रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर ही बन रहा है। आप सोचिए कैसे हो सकता है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ढेर सारी जगह फिक्स करते हैं तो वस्तु वो बदल दे दूरी तो प्रतिबिंब भी बदलता जाता है। तो यहाँ कैसे होता है? तो जब विचार करोगे तो ये पता चलेगा कि वो प्रिंसिपल अगर सही है तो एक ही जगह बार बार प्रतिबिंब बने तभी हो सकता है जब लेंस अपनी स्थिति बदलती है। क्योंकि इसके पहले जो कुछ पड़े थे लेंस एक जगह फिक्स था, वस्तु हटा रहे थे प्रतिबिंब भाग रहा था। अब तो क्या आँख को ठोक ठाक भी बनाना पड़ता है, आगे देखना है पीछे देखना है, पीछे के लिए एडजस्ट करो, ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब कि लेंस ही आगे और उसी को आगे पीछे करने का काम वो शिलियरी मांसपेशी करती है, जिसके बारे में भी मैंने कहा था ना कि रूपोमिटेशन। यही क्या करती है? आवश्यकता अनुसार लेंस को पीछे, ताकि हर हाल में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। तो इसी को एडजस्ट करने की क्षमता कहलाती है एकोमोडेशन पावर। यानी अब हम क्या कहें कि जब कोई वस्तु नेत्र के चाहे पास हो या हर स्थिति में उसका प्रतिबिंब के लिए शिलियरी मांसपेशी आँख की यानी नेत्र लेंस को इस प्रकार समायोजित करती है कि हर हाल में प्रतिबिंब इसी समायोजन करने की क्षमता को
वस्तु नजदीक की हो अथवा दूर। वस्तु नजदीक की हो अथवा दूर की। दूर की हो। ठीक है बच्चों? Yes. दूर की हो, उसका प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर बनाने के लिए यह उससे समायोजित करती है। यही समायोजन की क्षमता है। सही Yes. ठीक। अब कोई डाउट? No, sir. अध्ययन रिकमेंडेशन Yes. चलिए अब बताओ भगवान जी को अपनी तरफ से बढ़िया बना के भेजते हैं और जन्मजात किसी को प्रॉब्लम भी नहीं आती। लेकिन जब आप नियमों का ध्यान नहीं रखते, आप अपने शरीर के साथ अत्याचार शुरू करते हो कि आप सो के पढ़ने लगते हो, लटक के पढ़ते हो, टेढ़ा होके पढ़ते हो, तो आपके आँख के और वस्तु के बीच की दूरी लगातार 25 से कम होती है। और तब आप ऐसा लंबे समय तक करने लगते हो तो हमारी मांसपेशी लगातार एक ही दिशा में जाते रहने से अपने प्रत्यास्थ के गुण को खो देती है। और तब अचानक अब आपको दूर देखना पड़े तो वो उसे फिर से एडजस्ट नहीं करता। लिहाजा अब आपको देखने में समस्या खड़ी होने लगती है। तो जब किसी व्यक्ति को नजदीक अथवा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देने लगती तब उसके आँख में दोष आ जाता है, जिसे आई डिफेक्ट यानी नेचुरल दोष। तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल दोष, यानी कि नेत्र दोष होने का मेन कारण क्या है? आपकी अपनी समस्या कि आपने अपने को इस प्रकार से जाने या अनजाने में ला दिया कि आपकी मांसपेशी शिथिल हो गई और तब वो एक दिशा में जाने की अभ्यास होती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, समुद्र के किनारे हमेशा संवहनी हवाएं बहती हैं, जिसमें इसी सूचना पढ़ाते हुए बताया। तो देखिएगा संवहनी हवाएं एक ही दिशा में बहने से जितने सागर के किनारे के वृक्ष होते हैं उन सब की टहनियाँ एक ही दिशा में हो जाती हैं। आपको मैदानी भाग में देखिएगा वृक्ष ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि इधर हवा हर समय चारों तरफ से बहती रहती है। आपका वृक्ष ये गया और ऐसे हो जाता। लेकिन सागर के सब टहनियाँ जैसे दरवाजा खुला इधर साइड में ना, जहाँ उसका अर्थ है वो तना है और सब सर है। अब इधर तो देखो, अगर इधर जाना हो तो हवा उल्टी हो जाए तो सर टूट जाए। आपने नहीं, क्योंकि आपके अभी हवा में रोहिया चल रही तो पसीना भी हो गया तो का दिन भर या 2-4 साल ऐसे ही रहता है। एक आध घंटा 2 घंटा बाद बंद हुआ, हवा झरने चल जरूरी घर घूम गया। इसके दोनों मांस यानी दोनों में उसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है। वही आपने की जब
ग्रुप के पर्टिकुलरली नीचे चलेंगे और रोज अगर यही करते रहे तो उसी की अभ्यास होगी। Yes, sir. जैसे साइकिल स्टैंड में खड़ा करो और स्टैंड पर से उतारो तो देखना स्टैंड अपने से खींचा चला जाता है। Yes. लेकिन स्टैंड पे खड़ा करके वही को वही छोड़ देखना लगातार ऐसे करते रहने से वो खींच जाएगी। Yes. और फिर तब तुमको उतारोगे ना तो पैर लगा के ऊपर करना। Yes, sir. फिर अभी भी वो तनाव हुआ झेल पाने पर फिर देर करने से इलास्टिसिटी टूट हो गई वही आगे Yes, sir. अब यही है कि